नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम कक्षा 10 के भूगोल का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन इस पर बात करने वाले हैं। जी, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पीडीएफ का पहला पेज अगर देखें तो सबसे पहले अध्याय का नाम ही लिखा है, वन एवं वन्य जीव संसाधन अध्याय 2। हाँ, इसका आसान मतलब है कि हम इस पाठ में जंगलों और उनमें रहने वाले जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और यहाँ एक चित्र भी है। एक शेर है जो घने और हरे बांस के पेड़ों के पास खड़ा है। जी, ये चित्र एक तरह से वन और वन्य जीव दोनों को ही दिखा रहा है। सही बात है। और नीचे लिखा है एनसीईआरटी कक्षा 10 परीक्षा उपयोगी नोट्स। तो मतलब साफ है, ये नोट्स एनसीईआरटी की किताब पर आधारित हैं और परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, तो पीडीएफ में अगली हेडिंग है हमारा ग्रह और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। मतलब हम अपनी पृथ्वी और उस पर रहने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, पहला बिंदु यही कहता है। पीडीएफ में लिखा है, हम इस पृथ्वी पर करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया से लेकर वेल्स तक। अच्छा, तो इसका आसान मतलब ये हुआ कि हमारी धरती पर बहुत छोटे कीड़ों से लेकर व्हेल जैसे बड़े जानवरों तक करोड़ों तरह के जीव रहते हैं। जी, और दूसरा बिंदु कहता है, ये पूरा आवासीय स्थल अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। हाँ, और ये सब जुड़े कैसे हैं, वो तीसरा पॉइंट बताता है। पीडीएफ में लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। मानव और दूसरे सभी जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। मतलब इंसान और बाकी सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, मिट्टी जैसी चीजों की जरूरत होती है जो इसी सिस्टम का, इसी तंत्र का हिस्सा हैं। बिल्कुल, और इस सिस्टम में सबसे जरूरी क्या है, वो है अगला पॉइंट। पीडीएफ में लिखा है, वन, पारिस्थितिकी तंत्र में वन प्राथमिक उत्पादक हैं, जिन पर अन्य सभी जीव निर्भर करते हैं। प्राथमिक उत्पादक मतलब जंगली हमारे इकोसिस्टम का मुख्य आधार हैं, क्योंकि वे भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं और बाकी सभी जीव उन्हीं पर निर्भर करते हैं। सही। अब यहाँ एक बॉक्स है जिसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं? हाँ, इसमें लिखा है भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव जंतु और पौधे हैं, उनमें से 8% अकेले भारत में ही मिलते हैं। और यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक सुंदर जंगल का दृश्य है जिसमें एक नदी बह रही है। हाँ, और एक हिरण पानी पी रहा है, एक लोमड़ी भी है और पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो ये पूरा चित्र एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को दिखाता है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्हें बचाना क्यों जरूरी है। यही हमारा अगला विषय है। पीडीएफ में हेडिंग है, वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मतलब हमें जंगलों और जंगली जानवरों को क्यों बचाना चाहिए। इसमें लिखा है, तेजी से घटते वनों और वन्य जीवन को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ, मतलब जंगल और जानवर कम हो रहे हैं तो उन्हें बचाना जरूरी है, और इसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। संरक्षण से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अच्छा, यानी इन्हें बचाने से हमारे पर्यावरण में अलग अलग तरह के जीव जंतु बने रहते हैं, जिससे प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ता नहीं है। बिल्कुल। दूसरा कारण है, हमारे जीवनाधारित संसाधन बचे रहते हैं। इससे जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। ये तो बहुत सीधा और जरूरी पॉइंट है। जंगल बचाने से हमें साफ पानी, साफ हवा और उपजाऊ मिट्टी मिलती रहती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जी, और तीसरा कारण थोड़ा तकनीकी है। पीडीएफ में लिखा है, जेनेटिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी का संरक्षण। ये वनस्पतियों और पशुओं में बेहतर जनन और विकास के लिए जेनेटिक विविधता को बचाता है। जेनेटिक विविधता? हाँ, आगे एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण,
कृषि में हम आज भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। तो इसका आसान मतलब ये हुआ कि अलग-अलग किस्म के पौधों और जानवरों को बचाने से उनकी नस्लें मजबूत होती हैं और उनका विकास अच्छे से होता है। जैसे खेती में हम आज भी पुरानी किस्मों का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। और इन पॉइंट्स को समझाने के लिए यहाँ कुछ चित्र भी हैं। हाँ, पहले पॉइंट के पास प्रकृति के संतुलन का एक चिन्ह है, दूसरे के पास पानी की बूंद, बादल और मिट्टी के प्रतीक हैं। और तीसरे पॉइंट के पास गेहूं, मक्का जैसी फसलें और डीएनए का चित्र है, जो जेनेटिक विविधता को ही दर्शाता है। तो जब ये समझ आया कि इन्हें बचाना इतना जरूरी है, तो सरकार ने क्या किया? यहीं से सरकार के प्रयासों की बात शुरू होती है। अगली हेडिंग है सरकार के प्रयास। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972। अच्छा, तो हम उस कानून के बारे में जानेंगे जो जंगली जानवरों को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1972 में बनाया था। जी, पीडीएफ में लिखा है 1960 और 1970s के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों की पुरजोर मांग पर यह कानून बनाया गया। मतलब उस समय जो पर्यावरण को बचाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत मांग की, तब जाके सरकार ने ये कानून बनाया। हाँ, तो पहला बिंदु है कब लागू हुआ? 1972 में। आसान है, ये कानून साल 1972 में लागू किया गया था। दूसरा बिंदु है मुख्य उद्देश्य, वन्य जीवों के आवास को सुरक्षा प्रदान करना। पूरे भारत में रक्षित जातियों की एक सूची प्रकाशित की गई। तो इसका पहला काम था जानवरों के रहने की जगह यानी जंगलों को बचाना, और साथ ही उन जानवरों की एक लिस्ट बनाना जिन्हें बचाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तीसरा बिंदु बताता है कि जोर किस बात पर था। लिखा है मुख्य जोर संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीव आवासों को कानूनी सुरक्षा और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना। मतलब इस कानून का खास ध्यान उन जानवरों को बचाने पर था जो खत्म होने वाले हैं, और इसके लिए शिकार पर, जानवरों के व्यापार पर और उनके घर उजाड़ने पर रोक लगा दी गई। जी, और इसी के तहत अगला कदम उठाया गया। चौथा बिंदु है, इसके तहत केंद्र व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और वन्य जीव पशु विहार सैंक्चुरीज स्थापित किए। अच्छा, तो इसी कानून के बाद देश में नेशनल पार्क और सैंक्चुरी बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ। हाँ, और पांचवा बिंदु कुछ खास जानवरों की बात करता है। पीडीएफ में लिखा है कई गंभीर खतरे में पड़े विशेष प्राणियों को रक्षण प्रदान किया गया, जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, मगरमच्छ, तीनों प्रकार के एशियाई शेर आदि। तो मतलब कुछ जानवर जो बहुत ज्यादा खतरे में थे, जैसे बाघ और गैंडा, उन्हें बचाने के लिए खास योजनाएं बनाई गई। जी, और यहाँ एक बहुत अच्छा चित्र है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सरकारी दस्तावेज जैसा है, जो शायद अधिनियम है, और उसके चारों तरफ बाघ, गैंडा, हिरन, शेर और मगरमच्छ जैसे जानवर दिखाए गए हैं। बिल्कुल, ये वही जानवर हैं जिन्हें इस कानून के तहत सुरक्षा मिली। और बाघ की बात हुई तो शायद अगला टॉपिक उसी से जुड़ा है। एकदम। अगली हेडिंग है विशेष परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। तो अब हम बाघों को बचाने के लिए बनाए गए खास प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानेंगे। पहली समस्या क्या थी वो बताया गया है। हेडिंग है समस्या, द प्रॉब्लम। पीडीएफ में लिखा है 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की संख्या 55,000 थी, जो 1973 तक घटकर सिर्फ 1827 रह गई। मतलब समस्या ये थी कि बाघों की आबादी बहुत ही तेजी से कम हो रही थी। और इसके कारण भी दिए हैं। मुख्य कारण शिकार, खाल का व्यापार, हड्डियों का परंपरागत औषधियों में प्रयोग, आवास का सिकुड़ना, भोजन की कमी। तो बाघों के कम होने की कई वजहें थीं, जैसे उनका शिकार होना, उनके रहने की जगह का खत्म होना और उनके लिए खाने की कमी हो जाना। तो ये तो हुई समस्या। अब इसका समाधान क्या था? अगली हेडिंग है समाधान, द सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट टाइगर। पीडीएफ में लिखा है शुरुआत 1973 में। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। जी, और इसका उद्देश्य क्या था? पीडीएफ में लिखा है यह सिर्फ बाघों को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि बहुत बड़े आकार के जैव पारिस्थितिकी को भी बचाना है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब इसका मकसद सिर्फ बाघ को बचाना नहीं था, बल्कि पूरे जंगल के इकोसिस्टम को बचाना था। बिल्कुल, और इसीलिए पीडीएफ में अगली लाइन कहती है यह विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। हाँ, मतलब ये दुनिया के सबसे सफल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। जी, और यहाँ चित्र में एक बड़ा सा बाघ जंगल में खड़ा है, साथ में भारत का नक्शा भी है। हाँ,
और नक्शे में कुछ प्रमुख बाघ रिजर्व्स दिखाए गए हैं, जैसे कॉर्बेट, सुंदरबन, मानस, सरिस्का। बानहगार और पेरियार भी। ठीक है, तो ये तो हुई प्रोजेक्ट टाइगर की बात। अब जंगलों के प्रबंधन पर आते हैं। सरकार ने जंगलों को कैसे बांटा है? हाँ, तो अगली हेडिंग यही है, वनों के प्रकार और उनका सरकारी वर्गीकरण। मतलब सरकार ने जंगलों को कितने भागों में बांटा है। पहला प्रकार है आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। पीडीएस में लिखा है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, संरक्षण की दृष्टि से सबसे मूल्यवान। अच्छा, तो ये वो जंगल हैं जो देश के कुल जंगलों का आधा हिस्सा है और इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। हाँ, और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश, कुल वन का 75%, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह के जंगल इन राज्यों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। पीडीएफ में लिखा है देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो ये देश के 1/3 जंगल हैं और इन्हें भी खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जी। इनका सर्वाधिक क्षेत्र है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। मतलब इस तरह के जंगल इन राज्यों में ज्यादा मिलते हैं। और तीसरा आखिरी प्रकार है अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। इसमें लिखा है सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व वाले अन्य सभी वन और बंजर भूमि। तो ये बाकी बचे हुए जंगल और खाली जमीन है, जो सरकार के भी हो सकते हैं या आम लोगों के भी। और इनका सर्वाधिक क्षेत्र पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में है। बिल्कुल। तो ये तो सरकार की बात हुई, लेकिन जंगल बचाने में आम लोगों का क्या योगदान है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और हमारी अगली हेडिंग इसी पर है, समुदाय और वन संरक्षण, लोगों की शक्ति। मतलब अब हम देखेंगे कि जंगल बचाने में आम लोगों और समाज की क्या भूमिका है। जी, पीडीएफ में लिखा है भारत में वन संरक्षण केवल सरकारी नीति नहीं है, इसमें स्थानीय समुदायों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जंगल बचाने का काम सिर्फ सरकार नहीं करती, बल्कि वहां रहने वाले लोग भी करते हैं। हाँ, और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। पहला है सरिस्का बाघ रिजर्व, राजस्थान। गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम का हवाला देकर खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब राजस्थान के सरिस्का में गांव वाले कानून का सहारा लेकर खदानों को बंद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। दूसरा उदाहरण भी राजस्थान से है, अलवर जिला, राजस्थान। 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित की, जिसके अपने नियम कानून हैं जो शिकार को रोकते हैं। वाह, मतलब अलवर में कुछ गांवों ने मिलकर अपनी जमीन को जंगल के लिए सुरक्षित कर दिया है और वहां शिकार पर रोक भी लगा दी है। बिल्कुल। तीसरा उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, हिमालय में चिपको आंदोलन वन कटाई रोकने में सफल रहा। यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके सामुदायिक वनीकरण सफल हो सकता है। हाँ, चिपको आंदोलन ने पेड़ कटाई को सफलतापूर्वक रोका और ये भी साबित किया कि लोग मिलकर जंगल लगा सकते हैं। और चौथा बिंदु, टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य। इन आंदोलनों ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसल उत्पादन संभव है। अच्छा, तो इन आंदोलनों ने सिखाया कि बिना केमिकल खाद के भी अलग अलग तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। जी, और यहाँ 2 चित्र भी हैं। एक में गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठकर सभा कर रहे हैं और दूसरे चित्र में औरतें पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचा रही हैं, जो चिपको आंदोलन को दिखाता है। सही। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी परंपराएं इसमें कैसे मदद करती हैं। हाँ, अगली हेडिंग है संरक्षण में परंपराओं की भूमिका, प्रकृति की पूजा। मतलब हमारी पुरानी परंपराएं और प्रकृति की पूजा जंगल बचाने में कैसे मदद करती है। पीडीएफ में लिखा है प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। तो आदिवासी लोग बहुत पहले से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि प्रकृति को बचाना चाहिए। हाँ, इसमें पहला बॉक्स है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, सेक्रेड ग्रोव्स। इसमें लिखा है वनों के कुछ भागों को देवी देवताओं को समर्पित कर मूल रूप से बचाया जाता है। इन जगहों पर स्थानीय लोग ना खुद छेड़छाड़ करते हैं, न किसी और को करने देते हैं। ये तो बहुत अनोखा तरीका है। मतलब जंगल के कुछ हिस्सों को भगवान का मानकर छोड़ दिया जाता है और वहां कोई पेड़ नहीं काटता। बिल्कुल। दूसरा बॉक्स है विशेष पेड़ों की पूजा। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अच्छा,
तो छोटा नागपुर में कुछ आदिवासी समुदाय महुआ और कदम के पेड़ों को पूजते हैं। जी, और ओडिशा और बिहार में शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। मतलब इन राज्यों में शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा का रिवाज है। हाँ, और ये भी लिखा है कि कई लोग पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये तो है ही। हमारे समाज में पीपल और बरगद के पेड़ों को बहुत पवित्र माना जाता है। जी। और तीसरा बॉक्स एक समुदाय के बारे में है, बिश्नोई समुदाय राजस्थान। गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग तो इन जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। एकदम। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बड़ा बरगद का पेड़ है जिसकी पूजा हो रही है, और दूसरे चित्र में एक महिला हिरन और मोर जैसे जानवरों को खाना खिला रही है। तो ये सब तरीके तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सरकार और लोग मिलकर काम करें? हाँ है, और वही हमारा अगला टॉपिक है, साझेदारी से संरक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन JFM। अच्छा, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सरकार और स्थानीय लोग मिलकर जंगल बचाते हैं। जी, PDF में लिखा है, यह कार्यक्रम क्षरित वनों के बचाव और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को दर्शाता है। जो जंगल खराब हो चुके हैं उन्हें बचाने में वहां रहने वाले लोगों की मदद कितनी जरूरी है। बिल्कुल। तो पहला बॉक्स है, क्या है? PDF में लिखा है, क्षरित वनों के बचाव के लिए स्थानीय समुदायों और वन विभाग का मिलकर काम करना। तो इसका मतलब है कि खराब हो चुके जंगलों को बचाने के लिए गांव वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं। सही। दूसरा बॉक्स है शुरुआत। औपचारिक रूप से 1988 में ओडिशा राज्य से पहला प्रस्ताव पास हुआ। तो इसकी आधिकारिक शुरुआत 1988 में ओडिशा से हुई थी। हाँ। तीसरा बॉक्स है, कैसे काम करता है। गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। मतलब गांव में कमेटियां बनती हैं और गांव के लोग और सरकारी अफसर मिलकर योजना बनाते हैं और काम करते हैं। जी। और चौथा बॉक्स है, ग्रामीणों को लाभ। समुदायों को मध्य स्तरीय लाभ मिलते हैं, जैसे गैर इमारती वन उत्पाद, सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के लाभ में भी वे भागीदार होते हैं। अच्छा, तो इसके बदले में गांव वालों को जंगल से लकड़ी के अलावा दूसरी चीजें मिलती हैं, और जब जंगल बच जाता है तो उसकी लकड़ी से होने वाले फायदे में भी उन्हें हिस्सा मिलता है। एकदम सही। और यहाँ चित्र में 2 हाथ मिल रहे हैं जो साझेदारी को दिखाता है, और इसके चारों ओर ये 4 बॉक्स JFM के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब हम शायद आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। जी, आखिरी पेज पर हेडिंग है, विशेष विचार एवं तथ्य। मतलब यहाँ प्रकृति से जुड़ी कुछ खास बातें बताई गई हैं। हाँ। पहला बॉक्स है, लेप्चा लोक संगीत एक अंश। इसमें लिखा है, नारका मेरे ईश्वर, मुझे अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। ये तो बहुत सुंदर है। मतलब एक लोकगीत की लाइन है जिसमें गायक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी कला का स्रोत प्रकृति बने। जी। और नीचे लिखा है, यह लोकगीत प्रकृति के साथ गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। तो ये गीत दिखाता है कि उन लोगों का प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। और दूसरा बॉक्स गौतम बुद्ध के कथन के बारे में है, 487 ईस्वी पूर्व। क्या कहा था उन्होंने? PDF में लिखा है, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। वाह! मतलब गौतम बुद्ध ने कहा था कि पेड़ बहुत दयालु होते हैं, वे सबकी रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि जो उन्हें काटने आता है उसे भी अपनी छाया देते हैं। जी, कितना गहरा विचार है। गौतम बुद्ध के इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का अध्याय वन एवं वन्य जीव। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।